रासायनिक संयोजन के नियम। हेलो बच्चों, स्वागत है केमिस्ट्री के एक और धमाकेदार वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। यानी कि जब भी किसी यौगिक का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया में इन 5 नियमों की पालना की जाती है। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, चौथा नियम है गैर उत्सेचक का गैसीय आयतनों का नियम और 5वां नियम है अवोगाद्रो का नियम। तो आइए बच्चों एक एक करके इन सभी नियमों को आसानी से समझते हैं। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे लावुसिए ने दिया था। इस नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जरूर जा सकता है। चलो फिर इसे कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। जैसे कि अपने पास एक भौतिक प्रक्रम है जिसमें हम 100 ग्राम बर्फ, जो कि ठोस अवस्था में होता है, उसे गर्म करके जल यानी द्रव अवस्था में बदलते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि पहले भी द्रव्यमान 100 ग्राम था और अभी भी द्रव्यमान 100 ग्राम है। मतलब कि द्रव्यमान तो वही है, लेकिन इसकी अवस्था ठोस से द्रव में बदल रही है। चलो अब कोई रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। मान लीजिए कि एक बंद पात्र में कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनती है। यहाँ CaCO3 का द्रव्यमान इस तरह से निकाले गए, जिसमें Ca का द्रव्यमान होगा 40 ग्राम, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का होगा 16 ग्राम, जिसे हम यहाँ 3 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 है। इन सभी को जोड़ने पर हमें CaCO3 का द्रव्यमान 100 ग्राम मिलता है। जब CaCO3 को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनती है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस का द्रव्यमान निकालते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। तो बच्चों हम यहां देखते हैं कि इस प्रक्रम से पहले CaCO3 का द्रव्यमान है 100 ग्राम और प्रक्रम के बाद CO और CO2 का द्रव्यमान दोनों को जोड़ दे तो भी 100 ग्राम मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल गया है, लेकिन उनके द्रव्यमान वही है। तो बच्चों इन उदाहरणों से अच्छे से क्लियर हो जाता है, प्रक्रम के पहले और प्रक्रम के बाद द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो चलिए फिर दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, जिसे जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। यह नियम भी बहुत सिंपल है। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त हो किया गया हो। इसे हम जल के उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, जल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बना होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा 1:8 ही होता है। अब चाहे आप ये जल तालाब से लें, बारिश से प्राप्त करें, प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाएं या फिर रोने पर निकलने वाले आंसुओं से लें, हर स्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 1:8 ही रहेगा। यह बदलेगा नहीं। मतलब पानी ही होता है, इसे कहीं से भी और कैसे भी लाएं। तो बच्चों इस उदाहरण से यह अच्छे से क्लियर होता है कि किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित और स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। आई होप बच्चों आप लोगों को यह उदाहरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरे नियम की बात कर लेते हैं, जो है गुणित अनुपात का नियम। यह नियम डाल्टन ने दिया था। तो डाल्टन बाबू ने बोला, यदि दो तत्व माना A और B जुड़कर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो तत्व A का द्रव्यमान दूसरे तत्व B के द्रव्यमान के साथ एक सरल अनुपात में होता है। जैसे कि मान लो आपके पास दो तत्व A और B है। अब अगर ये दोनों जुड़कर एक से अधिक यौगिक जैसे कि AB, AB2 और AB3 बनाते हैं, तो हम यहां देखते हैं कि ये जो तत्व A है, जो कि संख्या में एक ही है, उसका द्रव्यमान भी तत्व के द्रव्यमान के साथ सरल अनुपात में होगा और यह अनुपात होगा, एक अनुपात होगा 3। चलो फिर एक और उदाहरण से समझते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर दो यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन के 16 ग्राम से अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन के 32 ग्राम से अभिक्रिया करता है। तो यहां हम ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 16:32, या फिर हम कह सकते हैं कि 1:2, जो कि एक सरल पूर्ण संख्या अनुपात है। यानी कि 12 ग्राम कार्बन के साथ ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात है 1:2 के साथ सरल अनुपात में है।
और अगर मान लो यहां कोई तीसरा उत्पाद बनता तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान 48 ग्राम है, तो ये जो अनुपात है वो एक अनुपात 2:3 हो जाता। तो बच्चों, ये था गुणित अनुपात का नियम, बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको इसे बार बार देखकर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और हाँ बच्चों, एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट से लाइक कर दो। अब बात करते हैं अगले नियम की, जो है गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। ये नियम गैलुसैक ने दिया था। उन्होंने ये बताया कि समान ताप, दाब और आयतन पर किसी अभिक्रिया में गैसें अभिक्रिया करके जब गैसीय उत्पाद बनाती हैं, तो क्रियाकारकों और उत्पादों के आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं। इसे समझने के लिए हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर जल बनाते हैं। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। गैलुसैक के अनुसार ये जो गुणांक है ये आयतन को दर्शाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से अभिक्रिया करके जल के 2 आयतन बनाते हैं। तो इनके अनुपात हो गए 2:1:2, जो कि एक प्रकार का सरल अनुपात ही तो है। अब बच्चों, अगर हम हाइड्रोजन के 100 ml ले तो ऑक्सीजन के कितने ml लेने होंगे और कितना ml जल बनेगा? तो बच्चों, अब हम इसको आसानी से बता सकते हैं। देखो, यहां अभिक्रिया का अनुपात 2:1:2 है। इसका मतलब है कि अगर हमने हाइड्रोजन 100 ml लिए है तो हमें ऑक्सीजन इसका आधा यानी कि 50 ml लेना पड़ेगा, और जो जल है वह 100 ml ही बनेगा। तभी तो इनका अनुपात 2:1:2 मिलेगा। चलिए बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए एक प्रश्न करते हैं। जब 50 ml हाइड्रोजन और 50 ml ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो कितना ml जल बनेगा? और यह भी बताइए कि इनमें कौन अधिक मात्रा में होगा और कितना बचा रह जाएगा। तो आइए इसे हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर जल बनाते हैं और इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। संतुलित करने पर हमें 2:1:2 गुणांक मिलते हैं। गैलुसैक के अनुसार ये जो गुणांक है ये आयतन को दर्शाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से अभिक्रिया करके जल के 2 आयतन बनाते हैं। तो इनके अनुपात हो गए 2:1:2। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2 हाइड्रोजन काम में लेंगे तो 1 ऑक्सीजन काम में लेना पड़ेगा, यानी जस्ट हाफ। इसका मतलब यह हुआ कि 50 ml हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 25 ml से अभिक्रिया करता है, क्योंकि इनका जो अनुपात है वह 2:1 है, और इनसे जो जल बनेगा वह होगा 50 ml। अब इनमें कौन अधिक मात्रा में और कितना बचा रह जाएगा, इसको भी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अभिक्रिया के हिसाब से हमें केवल 25 ml ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन प्रश्न में हमें 50 ml दिया है, तो यहां हम 50 में से 25 माइनस कर दें तो 25 ml ऑक्सीजन हमारा बच जाएगा। तो बच्चों, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले नियम की। अगला नियम है अवोगाद्रो का नियम। ये नियम अवोगाद्रो ने दिया था। ये नियम केवल गैसों के लिए ही लागू होता है। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर अलग अलग गैसों के समान आयतनों में कणों की संख्या भी हमें समान ही मिलेगी। कहने के मतलब यह है कि आप चाहे कोई भी गैस ले लें, अगर ताप, दाब और आयतन समान है तो इनमें कणों की संख्या भी समान ही मिलेगी। मान लीजिए हमारे पास 2 पात्र है, इसमें एक में ऑक्सीजन गैस और दूसरे पात्र में CO2 गैस भरी है। अब यहां इन दोनों पात्रों पर ताप, दाब और आयतन सब एक जैसा ही है। अब अगर हम इन दोनों पात्रों में कणों की संख्या गिने तो दोनों में ही कणों की संख्या एक जैसी ही मिलेगी। यानी कि अगर एक पात्र में कण 15 है तो दूसरे में भी 15 ही मिलेंगे। इसी तरह एक में 6.022 इंटू 10 का पावर 23 हो तो दूसरे में भी इतनी ही कण मिलेगी। अब क्या हो अगर इनमें हम ऑक्सीजन और CO2 के अलावा और कोई गैस ले, तो जैसे कि मीथेन और नाइट्रोजन, तभी हमें उतने ही कण मिलेंगे जितने ऑक्सीजन और CO2 वाले केस में थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है केस में थे? तो ऐसा क्यों हो रहा है? पात्रों का ताप, दाब और आयतन एक जैसा ही है, तो कण भी हमें संख्या में सेम टू सेम ही मिलेंगे ना। तो प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोगों को ये नियम अच्छे से समझ आ रहे होंगे, तो फिर एक लाइक तो बनता है और शेयर तो जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और आप चाहते हैं शॉर्ट और टॉप क्लास नोट्स, तो अभी विजिट करें mynoteswala.com, जहां हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे एकदम आसान भाषा में।